स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? हाँ जी। यस। तो एंशंट हिस्ट्री की हमने शुरुआत की थी, ठीक है, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीन फेजेस को पढ़ा था। प्री हिस्ट्री में हमने बात की थी जिसमें जब जो है वो राइटिंग नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री एक इंटरमीडिएट फेज है जहाँ पर रिटर्न सोर्सेज तो थे, बट लेकिन अभी उन्हें स्टडी नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसे जो है वो अभी पढ़ा नहीं गया है। देन उसके बाद हिस्ट्री, जहाँ पर जो है वो रिटर्न सोर्सेज हमें मिलते हैं। यहाँ से जो है आपका वैदिक एज जो है वो शुरू होती है। ये सब हमने कवर किया था सारा का सारा। देन उसके बाद प्री हिस्ट्री जो है वो, जहाँ पर जो है वो रिटर्न सोर्सेज नहीं है, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये याद रखना। और पेलियोलिथिक में भी थ्री पार्ट्स हैं आगे: अर्ली पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। ये जो पेलियोलिथिक है इसका मतलब हो गया, पेलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि ये जो है वो स्टोन एज है जहाँ पर जो है वो पत्थर का जो है वो यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज थी मेजोलिथिक। मेजोलिथिक जो वो इंटरमीडिएट फेज है कि यहाँ पर जो है वो पत्थर का जो यूज़, जिस तरह से पत्थर को यूज़ किया गया था, यहाँ एक तो छोटा पत्थर यूज़ किया गया, प्लस साथ में जो है वो पत्थर की जो है वो एक एज को जो है वो शार्प किया गया, ताकि जो है वो शिकार करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पर लोग जो है वो नोमैडिक थे, लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, घूमते रहते थे इधर से उधर। देन उसके बाद है नियोलिथिक। नियोलिथिक जो है इसको एक रेवोल्यूशन भी कहा गया है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है कि सेटल लाइफ जो है वो शुरू होती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लस लाइवलीहुड यानी कि पशुपालन भी शुरू होता है साथ में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर यानी कि सेटल लाइफ भी जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो शुरू होती है। फिर उसके बाद हमने चालकोलिथिक एज के बारे में बात की थी। चालकोलिथिक में हमने पढ़ा था कि कॉपर यानी कि मेटल का जो है वो यूज़ जो है वो लोगों ने करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द पीपल। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को यूज़ किया गया और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है यहाँ पर, और कॉपर एज भी। और ये जो है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो पार्ट जो है वो है आपका चालकोलिथिक एज का। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात की थी। सेलियंट फीचर्स को हड़प्पा के देखा था कि क्या क्या वहाँ के सेलियंट फीचर्स थे, कि वहाँ पर अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, अर्बनाइज्ड कल्चर था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, सिटीज़ वेल डेवलप्ड थी, अपर एंड लोअर डिवीज़न थी, यानी कि अपर टाउन थी और लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहते थे और लोअर टाउन को जो है वो नॉर्मल विलेज, नॉर्मल सिटी, जहाँ पर जो आम लोग रहते थे। देन उसके बाद हमने कंपैरिजन पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया है और हड़प्पन, उन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन यहाँ पर स्टडी किया था। साथ में पॉलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर, इन सब को जो है वो हड़प्पा का हमने कवर किया था। इकोनॉमी को भी हमने देखा था, जिसमें हमने बात की थी ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पर जो है वो अर्बनाइज सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पर जो राज करता था वो करते थे रिच लोग, यानी कि अमीर लोग जो है वो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स होते थे, वही जो है वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करते थे। फिर हमने उसके बाद देखा था कि राइज, कि हड़प्पा ने किस तरह से राइज किया और किस तरह से फिर हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ। या जैसे कि मतलब राइज में अगर हम समझे, हड़प्पा को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया: अर्ली, मैच्योर और लेटर फेज। तो उसमें ही वैसे ही लेटर फेज में हमने डिक्लाइन पढ़ा था। देन उसके बाद हमने बात की थी वैदिक कल्चर की। तो वैदिक कल्चर इन शॉर्ट अगर हम समझे कि अर्बनाइज्ड सोसाइटी से हम विलेज लेवल पर अगेन चले जाते हैं वैदिक कल्चर में, जिसमें जो है वो दो फेजेस है: अर्ली वेद और लेटर वेद। इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है वो है डिस्कवरी ऑफ आयरन इन 1000 BC। 1000 BC में जो है वो आयरन की खोज के बाद खोज हुई थी, उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो डिवाइडिंग लाइन जो है वो कहा गया है अर्ली वेद और लेटर वेद के बीच में। याद रखना। और अर्ली वेद में ऋग्वेद को स्टडी करते हैं, और लेटर वेद में चार वेद आते हैं: यजुर, साम, यजुर, अथर्व वेद। ठीक है। साम वेद में जो है वो म्यूजिक को मेंशन कर रखा है, यजुर वेद में जो है वो आपके चार्म्स एंड स्पेल्स आते हैं, ठीक है, और साथ में अथर्व वेद में जो है वो आपका जो मेडिसिन के बारे में बता रखा है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की थी यहाँ पर पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर और सोसाइटी जो है वो आपकी हड़प्पा, सॉरी आपकी जो है वो वैदिक कल्चर में किस तरह की थी। और साथ में हमने उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ भी थोड़ा बहुत जो है वो कंपेयर किया था। तो पॉलिटी को सिंपल सेंस में समझे तो पॉलिटी को हम कंपैरिजन के थ्रू हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अर्ली वेद में किस तरह से थी और लेटर वेद में जो है वो किस तरह से थी। जो आपका अर्ली वेद था, यहाँ पर जो है वो मोनार्की थी, लेकिन राजा जो है वो हेरिडेटरी नहीं था। लेटर वेद में क्या था, आपका जो राजा वो जो हेरिडेटरी हो जाता है, मोनार्क सिस्टम यहाँ भी रहता है। दूसरा, सोसाइटी की अगर हमने बात की थी, सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था थी अर्ली फेज में, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधार थी। यहाँ पर वुमेन को रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, यानी कि वुमेन जो है वो सभा समितियों को अटेंड कर सकती थी। लेकिन लेटर वे जो आपका लेटर वैदिक फेज था, यहाँ पर जो है एक तो वर्ण व्यवस्था जो है वो धर्म यानी बर्थ के आधार पर हो जाती है, जिसमें जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और 4 वर्ण आ जाते हैं, और साथ में वुमेन की जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पहले थी अर्ली वेद में, वो यहाँ पर जो वो खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें या इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपकी इकोनॉमी थी वो गाय के अराउंड थी, सारे के सारे नाम भी जो है वो गाय के अराउंड थे, और जो विलेज हेड था उसको क्या कहते थे? गोपति सर। गोपति, ये याद रखना। और लेटर वैदिक एज में जो है वो इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाती है, और इसका कारण जो था वो था लोहे की खोज। फिर हमने उसके बाद जो है ये सब पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए थे 600 बीसी में। 600 बीसी में हमने बात की थी महाजनपद की। महाजनपद में जो सबसे पहले हमने यही देखा कि पहले जन था, पहले एक छोटी ट्राइब थी, फिर जन से जनपद बने। जो जनपद बने ये लेटर वैदिक एज में बने। फिर जनपद से महाजनपद जो है वो लेटर वैदिक एज के एंड में जो है वो 600 बीसी में जो है महाजनपद बन गए, और हम इस फेज को सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मगध। तो मगध को हमने स्टडी किया था। मगध में जो है वो हमने जो है वो डायनेस्टीज की बात की थी, मगध के राइज की और मगध के डायनेस्टीज की विद देयर फीचर्स, कि मगध के क्या फीचर्स थे, मगध जो है वो क्यों कामयाब हुआ, क्यों मगध जो है वो सारे रीजन को, सारे अदर महाजनपद को जो है वो यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में हमने बात की हरंका डायनेस्टी, जिसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयदिन। देन उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग में 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे, शिशुनाग खुद से जो उसका फाउंडर था, और सेकंड वन काल अशोक। देन हमने बात की थी नंद डायनेस्टी की, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स, महापद्मनंद जो इसका फाउंडर था, और धनानंद जो इसका लास्ट रूलर था। धनानंद को रिप्लेस करते हैं मौर्याज। मौर्याज में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त, हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और बिंदुसार और अशोक। ये 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा। और अशोका से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आते हैं ऑलरेडी। अशोक एक तो अपनी धम्म पॉलिसी के लिए फेमस था, दूसरा अशोक फेमस था कलिंग वॉर के लिए, और राधा गुप्त की हेल्प से जो है वो इसने अपने 99 ब्रदर्स को जो है वो मार दिया था। उसके बाद इसने जो है वो कलिंग वॉर के बाद संन्यास लेकर जो है इसने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किया था, और धम्म पॉलिसी के अंडर जो है वो इसने बुद्धिज्म का जो है वो प्रचार किया था, बुद्धिज्म को जो है प्रमोट किया था। मिशनरीज जो है वो वर्ल्ड वाइड चाइना के लिए, जापान के लिए, श्रीलंका के लिए भेजे थे, जिससे जो है बुद्धिज्म जो है वो वहाँ पर जो है वो प्रमोट हो सके। अब हम न्यू फेज में चलेंगे। 600 बीसी में हम एक बार दोबारा चलते हैं। यहाँ पर देखो 600 बीसी में एक बात समझना कि लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण डोमिनेशन, यानी कि जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है, यानी कि रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, इन सब का जो है बहुत डोमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं? सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक तो था कि देखो पॉलिटी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, एक बात याद रखना कि पॉलिटी स्ट्रांग हो रही है, पॉलिटी यानी कि राजा लोग जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है 600 बीसी में सोशल अवेकनिंग भी जो है वो शुरुआत होती है। सोशल अवेकनिंग यानी कि जो रिचुअल सेक्रीफाइस है उनके अगेंस्ट जो है वो सोशल अवेकनिंग यहाँ से राइज होती है। तो बैकग्राउंड में अगर हम बात करें यहाँ के, तो सबसे पहला है वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड। कि वैदिक पीरियड से जो था वो ब्राह्मण का डोमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इवन लाइक क्षत्रिय जो वॉरियर थे, ठीक है, जो सुपीरियर थे, उनसे ऊपर ब्राह्मण हो गए थे। दैट मीन्स क्षत्रिय को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम जो है वो अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन सारा क्रेडिट कौन ले जा रहा है? ब्राह्मण्स ले जा रहे हैं। तो ये जो है वो ये भी एक कारण था कि ये जो सोशल अवेकनिंग हुई। दूसरा सोशल क्राइसिस, संस्कृत सुपीरियर। दैट मीन्स संस्कृत का मतलब ये नहीं हुआ कि संस्कृत लैंग्वेज सुपीरियर, संस्कृत का मतलब ये हुआ कि संस्कृत से जुड़े रिचुअल्स रेगुलेशंस जो है वो सुपीरियर हो गए, ठीक है। बिना रिचुअल्स रेगुलेशन सेक्रीफाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ये था कि कास्टिज्म, रिजिड कास्टिज्म जो है वो यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल एक और जो है वो यहाँ पर ग्रुप बन गया था, जिसकी वजह से भी जो वो क्राइसिस जो है वो सोसाइटी में चल रखे थे। प्लस साथ में नो एजुकेशन टू मासिस, कि जो मासिस जो आम लोग थे उनके लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं था। एजुकेशन वाज लिमिटेड टू द क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, यानी कि अपर क्लास तक ही लिमिटेड था। तो ये तो हो गए नेगेटिव, मतलब ये कुछ सोसाइटी में नेगेटिव चैलेंजेस थे जिनकी वजह से सोशल अवेकनिंग हुई। उसके बाद पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर। 600 बीसी में जो क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमी ग्रो करने लगी। जब इकोनॉमी ग्रो करी तो यहाँ पर जो वो मिडिल क्लास का राइज हुआ। पहले सिर्फ फार्मर था और राजा था, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश हुआ जब, तो यहाँ पर जो है वो मिडिल क्लास का बर्थ हुआ। फिर ये मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं जो न्यू जो आपकी ये नए रास्ते ढूंढती है, नया सोल्यूशन ढूंढती है,
ये ढूंढती है कि हमें भी पढ़ना है और पढ़ने के लिए क्या तरीका बेस्ट हो सकता है। तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश करते हैं टूवर्ड द रेवोल्यूशन की, क्रांति की जो है वो यहाँ पर जो है कोशिश की जाती है। और भारत में क्रांति का मतलब ये नहीं है कि क्रांति का मतलब कि तलवार उठाई और लड़ने चले गए। भारत में क्रांति जो विचारों के थ्रू भी जो है स्प्रेड होती है। जिससे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है कि यहाँ के जो गुरुओं ने जो पूरे विश्व पर जो है वो कब्जा किया है अपनी टीचिंग्स के थ्रू। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। देन यहाँ से क्या होता है कि जब ये मिडिल क्लास कोई रास्ता ढूंढती है तो इनको जो है सपोर्ट करते हैं क्षत्रिय। और यहाँ से जो है वो रेवोल्यूशन होता है, उस फेज को कहते हैं श्रमणा मूवमेंट। ये नाम याद रखना है इस मूवमेंट का, बहुत ऑप्शनल लेवल का वर्ड है ये, इतना याद नहीं रहता, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी है कि इसको याद रखने की। श्रमणा मूवमेंट जो है वो 6th सेंचुरी BC में शुरू होती है। इसका मतलब हो गया रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि सबसे आसान रास्ता तो रिलीजन ही था रिफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी रिलीजन को जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उस टाइम पे भी रिलीजन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और ये जो है वो विचार रखा गया कि रिलीजन जो है वो क्या है, एक रास्ता हो सकता है इस जो है वो क्राइसिस है, जो सोसाइटी में क्राइसिस चले हैं उससे जो है वो फ्री होने के लिए। तो ये जो श्रमणा मूवमेंट थी इसके फीचर्स थे। इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की गई थी स्पिरिचुअल लिबरेशन, कि जो क्राइसिस चल रहे हैं स्पिरिचुअली लिबरेट हो सकते हैं। ठीक है, जो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कर रहे हैं, इससे जो हम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ इंसान है, कोई कास्ट वगैरह कुछ नहीं है। देन उसके बाद सोशल इविल्स, कास्टिज्म यहाँ पर हो गया। दूसरा, जिस तरह से सेक्रीफाइसेस सोसाइटी में किए जा रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पर बात की गई नॉन वायलेंस की, पीस की। तो वो इस मूवमेंट, इस जो ये श्रमणा मूवमेंट थी इसका पार्ट था, नॉन वायलेंस एंड पीस। फिर उन्होंने कंडेम्ड किया साथ में कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन जो चला है उसको इन्होंने कंडेम्ड किया था, और रिजिड रिचुअल्स और कास्ट, जो रिजिड रिचुअल्स थे ऑफ कास्टिज्म उसको जो है वो यहाँ पर कंडेम्ड किया गया। ये जो है वो इसके फीचर्स है। अब इस श्रमणा मूवमेंट के अंडर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है जैनिज्म। जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से पुराना है, याद रखना। यानी कि जैनिज्म के जो है 24 तीर्थंकार थे, और 24वें तीर्थंकार जो थे वो थे महावीर। ये महावीर जो थे ये थे गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी, यानी कि 23 तीर्थंकार जो है वो गौतम बुद्ध से पहले थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से पुराना है। ठीक है, और जैनिज्म में जैन का मतलब क्या हुआ, कॉन्करर। अब कॉन्करर का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ इसने जो है वो पूरा वर्ल्ड जीत लिया। यहाँ मतलब हुआ इसने खुद की इंद्रियों पर जो है वो, अपनी जो खुद की इच्छा शक्ति इंद्रियां जो है वो उस पर कब्जा कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। फिर नेक्स्ट जो यहाँ से आता है, जो इस फेज में जो इंपॉर्टेंट स्कूल है दूसरा, वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो फाउंडर है वो है गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम आज पूरा पढ़ेंगे। और गौतम बुद्ध ने जो है वो बुद्ध धम्म संघ, इन 3 फैक्ट के ऊपर जो बात की है, इनको हम पूरा आज जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम यहीं पढ़ेंगे और यहीं छोड़ देंगे, मतलब इससे आगे उनको नहीं डिस्कस करेंगे। उसमें आजीविका, तो पहला याद रखना, आजीविका स्कूल का मतलब ये हो गया, इसका जो फाउंडर था वो था महाखली घोषाला। महाखली घोषाला जो है वो इसके फाउंडर थे। 5th सेंचुरी BC में ये स्कूल था। इन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है कर्म करने की। ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को रिजेक्ट किया था। और इसके बारे में मेंशन होता है आपका रॉक एडिक्ट में, सेवंथ पिलर जो एडिक्ट है अशोका का, उसमें जो है वो आजीविका सेक्ट के बारे में जो है वो बता रखा है। प्लस यहाँ पर ये कहा गया है कि आजीविका को सेक्ट को जो फॉलो किया था वो क्या था, बिंदुसार ने। बिंदुसार जो है वो मौर्य डायनेस्टी का 2nd रूलर था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। उसने जो है वो आजीविका सेक्ट को जो है वो फॉलो किया था। आजीविका का मतलब क्या होगा, इसमें होगा कि नो नीड टू कर्म, कोई कर्म धर्म करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी लाइफ है मस्त बिंदास होके जियो। देन उसके बाद नेक्स्ट थी अजनाज। तो ये अनन्नाज। ठीक है, इसको याद रखना इस तरह से। इसमें इनके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि कुछ भी आप कर लो। ठीक है, इन्होंने इससे सबसे बेस्ट प्रिंसिपल दिया है, वो ये दिया है कि इग्नोरेंस इज बेस्ट, इग्नोर करो। ठीक है, इन्होंने कहा था कि नेचर के बारे में पढ़ना इम्पॉसिबल है, नेचर को समझना इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स योर इग्नोरेंस इज बेस्ट। अब जिस चीज़ को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है तो फ़ायदा यही है कि इग्नोर करो। जैसे मान लो हमें ही ऐसा होता है कि कुछ एक कंसेप्ट जो होते हैं, कुछ एक फैक्ट इतने टफ आ जाते हैं कि ना वो याद रहते हैं और वो पेपर में भी नहीं आते हैं अगर, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इग्नोर करो उनको, छोड़ दो उनको। उनके बीच में उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा।
तो फाइनली यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि जब नेचर को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, नेचर को समझना बहुत मुश्किल है, तो इग्नोर करो, अपनी लाइफ जियो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चरवाकाज। जो चरवाकाज है, इसका जो फाउंडर था वो था बृहस्पति। और इन्होंने कहा कि साल्वेशन, मोक्ष को अटेन करने का जो मेटेरियलिस्टिक जो है वो चीज़ें होती हैं, मेटेरियलिस्टिक यानी कि जैसा धर्म कांड हो गया, या फिर हम किस तरह से जो वो जीवन यापन लाइक महल में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो उनसे भी जो है वो साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, ऐसा जो है वो चरवाकाज ने कहा था। और इसका फाउंडर था बृहस्पति, ये याद रखना। इन्होंने कोई सुपर नेचुरल पावर जो थी, ऐसा कहते हैं कि जिसने ब्रह्मांड बनाया, संसार बनाया, लोग बनाए, इन्होंने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इवन लाइक इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को भी मना कर दिया। इन्होंने बोला भगवान है ही नहीं, इन्होंने बोला जो है हम हैं बस, हम खत्म हो जाएंगे और पीढ़ी आ जाएगी, इन्होंने यही कहा है बस। ये याद रखना, इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। तो ये जो हमने पढ़े यहाँ पर अजीविका, अजनाज और चरवाकाज, ये याद रखना, ये तीनों यहीं तक ही थे। इसमें क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरह से कि अजीविका सेक्ट को जो है वो बिंदुसार ने फॉलो किया है। प्लस एक बात और भी याद रखना, एक एक्स्ट्रा में बता देता हूँ, कुछ हिस्टोरियन इस पर क्लेम करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी आपका जो अशोका था, अशोका द ग्रेट, उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने से पहले जब वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था तो उस टाइम पे उसने भी जो है वो अजीविका सेक्ट को जो है वो फॉलो किया है। अब हम बात करेंगे अबाउट द बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का जो फाउंडर था वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को साक्य मुनि और तथगथा भी कहा गया है। तथगथा और साक्य मुनि जो है वो कहा गया है, ठीक है, बुद्धिज़्म को। और आप तीनों, ठीक है, विभोर, शिवाती मैम, रुडाली मैम, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो अभी ध्यान से सुनना। लास्ट में 10 मिनट आपकी क्लास लगने वाली है क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। गौतम बुद्ध फाउंडर थे, साक्य मुनि जो है उन्हें कहा जाता था, और तथ्यगता याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम चलेंगे सोर्सेज की तरफ कि गौतम बुद्ध यानी कि जो बुद्धिज़्म है इसके बारे में पता कहाँ से चलता है। तो सबसे जो यहाँ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उन्हें जो है वो दो पार्ट्स में, यानी कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक थे कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। तो इसमें क्या है, ठीक है, ये याद रखना कि जो पहले है, ठीक है, इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर फैक्ट है तो तिपतिकाज या त्रिपतिकाज, इनको त्रि भी कहते हैं और तिपतिकाज भी कहते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, जहाँ से जो है वो हमें पता चलता है अबाउट गौतम बुद्ध, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि जो बुद्धिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, जो बुद्धिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखे हैं। इसमें जो आपके आते हैं जैसा मलिंद पन्हो, ठीक है, मलिंद पन्हो ने जो है वो मलिंद पन्हो लिखी गई है पाली लैंग्वेज में, जो नागसेन और मींडर के बीच में, ग्रीक किंग था, इन दोनों के बीच में डायलॉग्स हो रखे हैं ये। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो नंद कथा, ठीक है, विशुद्धि मागा, ठीक है, ये याद रखना, विशुद्धि मागा बुद्ध घोष की, जो डील करती है विद द डेवलपमेंट ऑफ द विद जो डील करती है विद द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू निबाण, कि निबाण अटेन करने के लिए जो किस तरह से जो है वो डिसिप्लिन ऑफ प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सब यहाँ पर बता रखा है। तो ये बुक्स के नाम है, सिर्फ ये डायरेक्ट नाम याद करने जरूरी है, इसके बारे में और कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है वो आता है नेक्स्ट त्रिपतिकाज, या त्रिपतिका भी इसको कहते हैं, त्रिपतिकाज भी इसको कहते हैं। तो ये त्रिपतिकाज जो है वो पाली लैंग्वेज में लिख रखी है। तो याद रखना बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में मिलते हैं, इनिशियल बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं पाली में, उसके बाद पाली, प्राकृतिक और संस्कृत तीनों में ये लिखे गए हैं। तो त्रिपतिकाज जो है वो सिर्फ पाली में मिलती है, लेकिन अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है, या रिटर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, और वहाँ पर ऑप्शन आता है पाली, प्राकृतिक और संस्कृत और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज करना, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट जो ऐसे होते हैं ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो लेटर फेज में लिखे गए, वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, ठीक है। किसी संस्कृत स्कॉलर ने बुद्धिज्म के बारे में अगर कुछ लिखा तो वो हो गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और वो लिखे गए संस्कृत में। तो 3 त्रिपतिकाज हैं, ठीक है, ये याद रखना। आफ्टर गौतम बुद्ध डेथ जो है वो लिखी गई है, और जो पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में, वहाँ पर जो है वो आपका सुत्त और विनय, ये 2 पितिकाज जो है वो लिखी गई, जिसमें सुत्त जो थी वो डायरेक्ट टीचिंग्स, कि गौतम बुद्ध ने जो डायरेक्ट कहा है दैट इज मेंशन इन सुत्त पिटका। उसके बाद विनय में अगर हम बात करें तो विनय में जो मेंशन है वो है डिसिप्लिन एंड कोड, कि मॉन्क और नन, यानी कि मॉन्क्स और नन जो संघ के थे, बुद्धिस्ट संघ के जो थे, उनके लिए जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन है। प्लस साथ में यहाँ पर जातकाज भी जो है वो विनय जो है वो आपका जो है वो पितिका है, त्रिपतिकाज में से, इससे लिंकअप करती है। देन उसके बाद थर्ड है अभिधम
अभिधम जो है वो क्या है, मॉरल, एक तरह से मॉरल टीचिंग्स है। इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे, मॉरल टीचिंग, जिसमें ही जो है वो सुत्त और विनय दोनों को जो है वो स्टडी कर रखा है, दोनों को स्टडी कर रखा है थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, कि क्वेश्चंस, क्वेरीज, समरीज वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है मेंशन है। और ये अभिधम पिटका जो है, ठीक है, अभिधम पिटका, ये जो मॉरल फिलॉसफी थी, ये जो है वो आपका जो है वो अशोका के टाइम पे जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, वहाँ पर ही जो है ये जो है वो लिखी गई है। तो तीनों याद रह जाएगी ये, सुत्त विनय अभिधम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको याद करना है, यहाँ तक तो ये नॉर्मल है सब। जो आपकी त्रिपत्तिका थी ये डिवाइडेड थी निकाया में, ठीक है। तो निकाया ये याद करने की जरूरत नहीं है, निकाया हमें याद रखना है यहाँ से, ठीक है। ये निकाया वगैरह इतना बहुत डेप्थ में नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशली इन एच एन अलाइड। यहाँ पर क्या है, जातकाज, आपको पूछ सकता है कि जातकाज क्या है। तो जातकाज जो है वो प्रीवियस बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, जो आपको याद रखना है। धम्पदाज, धम्पदास का मतलब ये हो गया कि वर्सेस डीलिंग विद द एथिकल सेइंग, एथिकल सेइंग, धम मतलब धर्म, धर्म से रिलेटेड पदार्थ मतलब जो एथिकल टीचिंग्स, एथिकल सेइंग जो मॉन्क्स या नन्स जो देते थे, या फिर जो गौतम बुद्ध ने कही थी, दैट इज अ धम पदा, ठीक है, ये याद रखना। बुद्ध, बुद्ध वंशा, बुद्ध वंशा का मतलब हो गया हिस्ट्री ऑफ द बुद्ध, ठीक है, ये याद रखना। थेर गाथा एंड थेरी गथा, थेरा गाथा, थेरा गाथा, गाथा मतलब कहानियाँ, ठीक है, सॉन्ग्स, गाथा वो गाता था, याद रखना, तो मतलब सॉन्ग्स। थेरा गाथा एंड थेरी गथा, ये जो है वो सॉन्ग्स है जो किससे रिलेट करते हैं, फॉर ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन के जो सॉन्ग्स थे, दैट इज अ थेरी गथा एंड गाथा, गाथा से याद रखना, सो गाता था मतलब सॉन्ग्स, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है बुद्धिस्ट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में राजगृह में, अजात शत्रु के टाइम पे, अजात शत्रु ने इसको पैटर्नाइज किया था। और महाकश्यप जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रिसाइड किया था। यहाँ पर जो है वो त्रिपत्तिका को कंपाइल किया था, जिसमें सुत्त और विनय ये दोनों यहाँ पर लिखी गई थी, ये याद रखना। उसके बाद 283 बीसी में होता है वैशाली में सेकेंड काउंसिल। यहाँ पर जो काल अशोक, काल अशोक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? सर शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रिसाइड करता है वो करता है सबकामी, ये याद रखना। और यहाँ पर जो है वो डिवीज़न होती है, ठीक है, जो बुद्धिज़्म एक छोटी सी डिवीज़न होती है, और ये डिवीज़न के जो नाम है, पहला है महासंगिकास, दूसरा है उसका स्थावीरा वदिन्स, स्थावीर वदिन्स यानी कि स्थावीर वदिन्स। ये जो है इनको यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो आपको पूछ लेंगे कि स्था वीरावदिन जो है वो किससे लिंकअप करते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या नन ऑफ दीज, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना महासंगिकास और स्था वीरावदिन जो है, ये जो है वो डिवीज़न थी, दो सब स्कूल, छोटे छोटे स्कूल्स बन गए थे, किसके किसके कौन से काउंसिल में, सेकंड काउंसिल में, वैशाली में, सेकंड ठीक है, क्वेश्चन। ये याद रखना। थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, और इसको प्रिसाइड किया था अशोका के गुरु ने, मोगली पुत्र तीसा ने। और बुद्धिस्ट जो है यहाँ से क्या हुआ था, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो अदर कंट्रीज में भेजे गए थे बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। प्लस साथ में एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो है वो अभिधम पितिका जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कंपाइल हुई थी। देन उसके बाद लास्ट जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो हुई थी कश्मीर में, और ये जो है प्रिसाइड की थी आपकी कनिष्क ने, और यहाँ जो पैटर्नाइज्ड बाय कश्मीर, एंड यहाँ पर प्रिसाइड किया था वासु मित्र ने, ये याद रखना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि महायान और हिनायान, बुद्धिज्म में जो है वो डिवीज़न हुई है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट सब स्कूल्स बने हैं, महायान और हिनायान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है, और ये बहुत ईजिली हम जो है उसको यहाँ पर जो है वो पूरा समझेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स, तो आपको कौन कौन से याद करने हैं? सबसे पहला तो याद करना अश्वघोष, अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित लिखी है, बुद्ध चरिता जो है वो अशोका ने लिखी है। और ये अशोका, याद रखना, अश्वघोष जो था वाइस प्रेसिडेंट था यहाँ पर, जो ये प्रेसिडेंट था, तो अश्वघोष जो है वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट था। एक बात, दैट मीन्स ये कनिष्का का कंटेम्प्रेरी था, कनिष्का का ये कंटेम्प्रेरी था। और कनिष्का जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुषाण डायनेस्टी से। कनिष्का, कनिष्क। ये अभी हम पढ़ेंगे। कुशाण। हाँ, कुशना से ही है, बिल्कुल सही।
और इनको हम अभी कवर करेंगे आगे आगे चलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर ये जो काउंसिल हुई थी कश्मीर में इन्होंने करवाई थी, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो अश्व घोष थे। उसके बाद दूसरा पर्सनैलिटी जो इनके कोर्ट में था या इनके टाइम पे था वो था नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो मध्यमिका स्कूल का फाउंडर है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, वो वॉज द फाउंडर ऑफ द मध्यमिका स्कूल। तो मध्यमिका स्कूल जो है वो सबसे पहले तो याद रखना, इसका फाउंडर जो है वो नागार्जुन थे। उसके बाद ये जो स्कूल था ये महायान जो है वो बुद्धिज़्म के साथ लिंकअप करता है। ये स्कूल किसके साथ लिंक करता है? महायान, हिनायान नहीं है, महायान बुद्धिज़्म के साथ लिंक करता है, ये याद रखना। और ही वॉज द फ्रेंड, जो नागार्जुन था ये दोस्त था किसका? दोस्त एंड कंटेम्पररी ऑफ सतवाहना किंग गौतमी पुत्र सभा कमी। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतमी पुत्र इसको हम पढ़ेंगे अभी जब पोस्ट मौर्यज में जाएंगे, वहाँ पर ये आएगा और कल हम इसको कवर करेंगे। और ये जो है वो आंध्र प्रदेश से लिंकअप करता है। तो नागार्जुन याद रखना, मध्यमिका स्कूल का फाउंडर था ये। और ये मध्यमिका स्कूल जो था वो आपका महायान के साथ लिंक करता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? NMM, NMM, नागार्जुना, मध्यमिका और महायान बुद्धिज़्म, यानी कि NMMB। ठीक है, वो NMMB। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर पर्सनैलिटी को याद करना है वो है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने जो है वो क्या, बुद्ध घोष इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये जो है वो 5th सेंचुरी में थे और ये जो है वो पाली स्कॉलर थे। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या है, इनका एक वर्क था विशुद्धि मार्ग, यानी कि पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। तो ये पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन एक कंप्रिहेंसिव समरी दी थी इन्होंने, जिसके लिए जो ये फेमस थे। और ये जो है वो थेरवादा से लिंकअप करते हैं, ये लिंकअप करते हैं थेरवादा से। तो ये याद रखना, ये लिंक करते हैं थेरवादा से। और इनके बारे में याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन के बारे में बात की है। और ये जो है वो पाली स्कॉलर थे, पाली स्कॉलर थे। और थेरवादा से जो है वो थेरवादा जो अंडरस्टैंडिंग थी गौतम बुद्ध यानी थेरवादा जो सब स्कूल था उससे लिंकअप करते हैं। तो ये जो है वो याद रखना, ये 3 नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आप पढ़ सकते हो बट लेकिन वो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे वेरियस सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म। तो वेरियस सेक्ट का मतलब हो गया पंथ, कि जो आपका बुद्धिज़्म में जो है वो अलग अलग पंथ थे। जैसे सिखिज्म में अलग अलग पंथ है, वैसे ही बुद्धिज़्म में जो है वो अलग अलग पंथ है। तो यहाँ पर जो है वो गौतम बुद्ध आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्ध, जो सेकंड काउंसिल हुई बुद्धिज़्म की, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सेकंड वैशाली में। तो यहाँ पर 383 BC में जो है वो हमने देखा कि एक छोटा सा डिवाइड होता है, मोनेस्ट्रिक ऑर्डर डिवाइड होता है, स्थावीरावदन्स। ठीक है, एक ये पहले आते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करते हैं डिसिप्लिन, यानी कि वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध ने कहा है हम उसको स्ट्रिक्टली, जो डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, वो आते हैं आपके स्थावीरावदन्स में। उसके बाद आता है महासंघिकाज। महासंघिकाज ने जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी। तो देखो डिफरेंस क्या है, एक ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, दूसरे ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की। और महासंघिकाज कहाँ से लिंकअप करते हैं ये याद रखना, महासंघिकाज जो है वो आपका महायान वाले जो है वो बुद्धिज्म से लिंकअप करेंगे बाद में। देन उसके बाद जो अगली जो डिवीज़न हुई वो हुई फर्स्ट काउंसिल, 1st सेंचुरी BC में 4th काउंसिल में। जो ये 4th काउंसिल थी ये कनिष्क के टाइम पर हो रखी है। और यहाँ पर जो है वो हिनायान और महायान दो जो है वो पंथ जो है वो बुद्धिज़्म में जो है वो अलग हो जाते हैं, 2 सेक्ट जो है वो अलग बनते हैं, ये याद रखना। और महायान हिनायान को हम यहाँ जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद 7th सेंचुरी में जो है वो 7th सेंचुरी में वज्रयान जो है वो अमर्ज होता है महायान से। वज्रयान जो है वो अमर्ज होता है किससे? आपका महायान से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वज्रयान जो बुद्धिज्म है वो किससे लिंक करता है, हिनायान से या महायान से? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो वज्रयान जो लिंक करता है वो महायान बुद्धिज्म से। और वज्रयान का मतलब जैसे महायान में कहा ना महायान में ये कहा कि जो प्योर टीचिंग्स है हम क्या कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। जब मॉडिफिकेशन हुई, इन शॉर्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, मॉडिफिकेशन हुई तो उस मॉडिफिकेशन में कहीं ना कहीं जो है वो ब्राह्मणिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस आ गई। दैट मीन्स हिंदुइज्म इन्फ्लुएंस या ब्राह्मणिज्म इन्फ्लुएंस आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, तंत्र मंत्र शुरू हो गए। तो ये जो तंत्र मंत्र शुरू हुए ये इस फेज को कहा जाता है वज्रयान बुद्धिज्म। और ये जो वज्रयान बुद्धिज्म है तंत्र मंत्र वाला, ये तिब्बत, चाइना और जैन बुद्धिज्म, इसको जैन बुद्धिज्म कहा गया है चाइना में। और ये तिब्बत और चाइना या फिर हम इसको कहें कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर अभी भी मंत्र तंत्र यानी कि मंत्र तंत्र वाली जो है वो विद्या जो है वो वहाँ पर फॉलो की जाती है। इसके बाद गौतम बुद्ध के टीचिंग्स वगैरह हम इनको आगे कवर अप करते हैं सारा का सारा।
तो जो स्कूल्स हमने पढ़ने हैं आगे, महायान बुद्धिज्म हम पढ़ेंगे, हिनायान बुद्धिज्म हम पढ़ेंगे, थेरवादा पढ़ेंगे और वज्रयान। थेरवादा जो है वो आपका हिनायान के साथ लिंकअप करता है, और वज्रयान जो है वो आपका जो है वो महायान के साथ लिंक करता है, और जैन बुद्धिज्म आपका वज्रयान के साथ लिंक करता है। गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ था वो विशाख पूर्णिमा में हुआ था, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी आजकल कहते हैं। और ये जो है वो कहाँ पर होता है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है वो प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है, याद रखना। ये क्षत्रिय फैमिली में बर्थ हुआ था इनका, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। और इनके फादर जो थे वो सुदोदाना थे। सुदोदाना इनके फादर थे, जो चीफ थे किसके, एक रिपब्लिकन क्लैन था, साक्य क्लैन, वहाँ के जो है वो चीफ थे ये, ठीक है, याद रखना। जो कहाँ से रूल करते थे, कपिलावस्तु। और जो ये रीजन था कपिलावस्तु, साक्य क्लैन, ये सारा का सारा जो बड़ा महाजनपद था आपका खुशाला, उसके अंडर था। खुशाला जो किंगडम था उसके अंडर जो है वो आपका ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रीजन था। इनके मदर का नाम जो था वो था महायाना, सॉरी महायाना। और ये जो थी वो खुशाला प्रिंसेस थी, ठीक है, महायाना। और इनकी इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बात करें कि जो गौतम बुद्ध थे, इनकी डेथ, मतलब जो इनकी मदर की डेथ जो है वो, जब इनका बर्थ होता है तो उसके 7 दिन बाद जो है वो इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इनको जो है इनकी आंटी यानी कि स्टेप मदर जो थी इनकी, वो इनको पालती है, गौतमी, वो इनको बड़ा करती है, ठीक है। और फिर 16 साल की एज में जो उनकी शादी की कर देते हैं यशोधरा के साथ, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम था राहुल। तो याद रखना गौतम बुद्ध का बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। इंपॉर्टेंट फैक्टर अदर नेक्स्ट ये है कि जब इनका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो है बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। लेकिन इनके जो फादर थे सुदोदाना, वो नहीं चाहते थे ये, वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत अच्छा शासक बने। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बेटे को जो है वो सांसारिक दुनिया से जो वो दूर रखते हैं, यानी कि जो हैप्पीनेस हो गया, खुशी खुशी वाले हर लग्जरी लाइफ देते हैं, ताकि ये सन्यासी ना बने, ताकि सन्यासी बनने का जो उनके माइंड में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कंसेप्ट आइडिया आए ना। लेकिन होता क्या है कि इनका जो है वो इनकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट होता है वो जो है इनकी लाइफ में जब एनकाउंटर होता है इनका एक ओल्ड आदमी के साथ, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ, तब इन्हें पता चलता है कि हम जो है वो लाइफ टाइम, मतलब हम जो है वो हमेशा जो है वो यंग नहीं रहेंगे, हम बूढ़े होंगे। एक सिक आदमी यानी कि एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद एक डेड बॉडी जिसको कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है, उससे भी मिलते हैं, मतलब वो उससे इनका इनकाउंटर होता है। और उसके बाद एक एशियटिक यानी कि एक सन्यासी। तो उससे क्या होता है, फिर इनकी जो वो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और इन्हें पता चलता है कि यार जो लाइफ मैं जी रहा था वो तो है ही नहीं, असली लाइफ तो ये है कि एक रो रहा है, एक मर गया है, ठीक है, एक बीमार है, और एक सन्यासी है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या करते हैं फिर, जब इनको ये सब का पता चलता है, तो ये क्या करते हैं फिर संन्यास ले लेते हैं, ये घर बार छोड़ देते हैं एट द एज ऑफ 29। जब अपना घर बार छोड़ते हैं तो उस टाइम पे इनके साथ जो होते हैं वो होता है चन्ना, ठीक है, ठीक है, और चैरिटीर, जो इनका चैरिटीर था, कंथ का इनका घोड़ा। ये याद रखना कि 3 पर्सनालिटीज़ जो है, 2 पर्सनालिटीज़ इनके साथ आती है, ठीक है। चैरिटीर मतलब इनका जो रथ सारथी था, सबसे बड़ा जो मुख्य सारथी था इनका वो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं ये एट द एज ऑफ द 29 जो है वो अपना घर छोड़कर जो है वो सत्य की खोज में जो है निकल जाते हैं। और जब ये सत्य की खोज में निकलते हैं तो सबसे पहले जो इनका टीचर बनता है, देखो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर जो पहला इनका टीचर बनता है वो बनता है अलारा क्लामा, ठीक है, याद रखना ये नाम, अलारा कामा। इनके टाइम पे क्या होता है कि जब ये इनसे टीचिंग लेते हैं तो इनसे पढ़ते हैं, ये जो है वो जो गौतम बुद्ध की जो जिज्ञासा थी, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी सीखने की, नॉलेज की, अटेन करने की, ट्रूथ की, उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो फाइनली गौतम बुद्ध जो उनको लीव करके जो वो चले जाते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ में भी एक विलेज थी जिसका नाम था सिनानी। तो सिनानी विलेज में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है उन्हें एक शूद्र लड़की जो है वो खीर खिलाती है, और खीर खिलाने के बाद जो है वो कुशा मैट, ये याद रखना, कुशा जो है वो घास से बना एक सॉफ्ट घास होती है, उसका मैट को लेकर जो है ये उस पर बैठ जाते हैं। कहाँ पर, बुद्ध ट्री यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये याद रखना, पीपल का पेड़, पूछूंगा ये पीपल का पेड़ का कंसेप्ट, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं फिर फास्ट ध्यान समाधि में चले जाते हैं। तब तक जाते हैं जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है वो यहाँ पर जब पूरे के पूरे उसमें फेज में थे, तो यहाँ पर एक पर्सनालिटी का नाम बता रखा है जिसको जो है वो कोट कर रहे हैं यहाँ पर मारा के साथ।
ये मारा क्या करता है, कोशिश करता है डिस्ट्रैक्ट करने की गौतम बुद्ध को। ऐसा होता है ना कि जब हम आंखें बंद करते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन करने शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में जो है वो कभी ये दिखता है कि ये काम रह गया, या पढ़ने ही बैठते हैं फिर लगता है कि ये काम रह गया। शिवाती मैम, रुडाली मैम और हरलीन मैम को बहुत अच्छे से पता होगा ये, कि यार ये किचन में ये काम रह गया, ये काम करना है, ये काम रह गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे ही सेम एज इट इज़ मारा जो है वो यहाँ पर आदमी को जो है वो आदमी के साथ लिंकअप कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे थॉट्स होते हैं, तो हम इनको थॉट्स के थ्रू समझते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो वहीं पर टिके रहे, उन्होंने मेडिटेशन करते रहे करते रहे करते रहे। फिर हट फिर कर जो है यहाँ पर मारा ने बहुत कोशिश करी गौतम बुद्ध को परेशान करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन हुई नहीं। फिर फाइनली गौतम बुद्ध को जो है वो यहाँ पर जब उन्हें लगता है कि अनलाइटमेंट कुछ अचीव हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसका बाद मारा जो है वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रूफ है कि तुझे जो है वो अनलाइटमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो फिर गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या करते हैं, धरती को टच करते हैं और कहते हैं कि धरती जो है वो साक्ष्य है, धरती जो है वो साक्ष्य है मेरी एनलाइटमेंट की, कि मैं सत्य हूँ, मुझे जो है वो ट्रुथ यानी कि मुझे जो है वो इस जीवन का सत्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति हो गई है। फिर धरती से क्या होता है कि जैसा वो होता नहीं है कि भविष्यवाणियाँ टाइप में धरती भी से भी आवाज़ आती है कि हाँ मैं साक्षी हूँ गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड। और फाइनली जो है वो यहाँ से क्या होता है, वो शॉक्ड होते हैं मारा और वो चले जाते हैं यानी कि धरती जो है वो साक्षी बनती है गौतम बुद्ध की जो वो एनलाइटमेंट की। फिर उसके बाद क्या होता है कि एट द एज ऑफ द 35, 29 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ा था और उन्हें 6 साल लग गए निर्वाण अटेन करने के लिए। और फाइनली जो है वो गया जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो एट द एज ऑफ द 35 अंडर द पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, नदी का नाम भी याद रखना निरंजना नदी, इसके किनारे जो है वो उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं मतलब एनलाइटमेंट होती है। और यहाँ पर जो ट्री था वो था बोधि ट्री, जिस जो पीपल पेड़ था उसको बोधि ट्री कहा गया है। और ये बोधि ट्री को जो वो शुंगा डायनेस्टी का जो रूलर था पशुमति शुंगा, पुष्यमित्र शुंग, इसने जो है वो काट दिया था। उसके बाद दूसरी बार जो है वो शशांका 600 AD में जो शशांका था, इसने भी किंग शशांका, इसने भी जो है वो बोधि ट्री को जो है कट कर दिया था। उसके बाद से ये रिवाज बन गया है कि हर साल वहाँ पर जो है वो नया जो है ट्री जो है वो प्लांट किया जाता है। देन जब उनको एनलाइटमेंट अटेन हो गई तो उन्होंने क्या किया कि अपना पहला जो है वो सरमन दिया, यानी कि सरमन यानी कि प्रचार किया पहला, वो डीर पार्क सारनाथ में किया। वो किसके ऊपर था, सफरिंग के ऊपर, कि लाइफ में सफरिंग क्यों, दुख है, दुख क्यों है, तो उसके ऊपर उन्होंने पहला सरमन दिया, ठीक है। और ये जो है वो आपका सरमन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है तो ये जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हो गया कि जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, ठीक है, जहाँ से ऑन सफरिंग, तो इस फेज को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ये याद रखना। और इसके बाद क्या करते हैं वो अपने डिसिपल्स के साथ जो है वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करते रहते हैं, प्रचार करते हैं, जगह जगह मगध जाते हैं, ठीक है, मगध में प्रचार करते हैं। और एट द एज ऑफ द 80 की एज में जो उन्हें महापरिनिर्वाण, खुशीनगर में जो है वो उन्हें महापरिनिर्वाण जो है वो अटेन होता है। जो माला यानी कि प्रेजेंट टाइम पे खुशीनगर जो है वो बिहार में आता है, यहाँ पर जो है महापरिनिर्वाण जो प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध के साथ जो इंपॉर्टेंट लिंकअप करते हैं वो है सबसे पहला लोटस और बुल। लोटस और बुल जो है वो उनके बर्थ के साथ लिंक करता है। हॉर्स जो है उनका रीयूनिकेशन के साथ लिंक करता है। बोधि ट्री जो है वो महाबोधि के साथ लिंकअप करता है। और धर्म चक्र परिवर्तना यानी कि फर्स्ट सरमन, इसके लिए जो व्हील जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। और याद रखना साल्वेशन, जो धर्म चक्र परिवर्तन, जो एनलाइटमेंट की इन्होंने बात की, जिसको हम साल्वेशन कहते हैं, उसे जो है वो यहाँ पर जो है वो बुद्धिज्म में कहा गया है निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति, दैट मीन्स योर साल्वेशन, अटेन कर लिया मोक्ष। फिर उन्होंने डॉक्ट्राइन दिया कि इन्होंने जो डॉक्ट्राइन की बात की, जिसमें जो आपका 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में इन्होंने बात की, 8 फोल्ड पाथ की बात की, साथ में कहा कि मध्यमिक राग यानी कि मिडल पाथ, आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सट्रीमिस्ट बनने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मॉडरेट बनने की, आपको क्या करना है, मिडल पाथ फॉलो करना है। मिडल पाथ यहाँ पर फॉलो करने की बात की है। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पर जो है बात की गई है, प्लस साथ में निर्वाण अटेनमेंट ऑफ द निर्वाण की जो है वो यहाँ पर जो है उन्होंने बात की है। इंपॉर्टेंट जो है वो पिलर है यहाँ से अगर हम बात करें जिनके ऊपर जो पूरा का पूरा बुद्धिज्म बेस्ड है, तो वह बुद्ध धम्म संघ, ये 3 है। बुद्ध का मतलब हो गया खुद फाउंडर यानी कि गौतम बुद्ध। धम्म का मतलब हो गया टीचिंग। धम्म जो है वो पाली वर्ड है, धर्म का, धर्म जो है वो संस्कृत वर्ड है, और धर्म संस्कृत वर्ड का जो पाली वर्ड है दैट इज योर धम्म। तो यहाँ पर बात की गई है धम्म यानी कि टीचिंग की। और संघ यानी कि ग्रुप, जो बुद्धिज्म का संघ है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन जो मिलकर बनाते हैं दैट इज योर संघ।
4 नोबल ट्रूथ है इनके, जिसमें जो सबसे पहला आता है सफरिंग, दुख। इन्होंने बोला कि जो मेन कारण है दुख, और दुख का कारण है क्या है, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ द सफरिंग क्या है, वो है हमारी इच्छाएं, ठीक है, डिजायर्स। डिजायर जो है वो सबसे बड़ा कारण है सफरिंग का, जो इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया सोल्यूशन भी साथ में, कि सोल्यूशन क्या है, निरोध। आप क्या करो, त्याग करो उनका। निर्वाण मतलब साल्वेशन अटेन करो, वो ठीक है, एनलाइटमेंट अटेन करो, वो डिजायर का, डिजायर्स को एंड करने का जो है वो सोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है कि पंच, जो इनका शील था, पंचशील, जिसमें इन्होंने बात की है कि हमें क्या नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने जिनके बारे में कहा है कि हमें क्या करना है, एक तो अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हमें किसी की जान नहीं लेनी है। दूसरा, चोरी नहीं करनी है। तीसरा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, अब्सटेन फ्रॉम द फाल्सूड, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन, हमें जो है वो गलत बातों को नहीं फैलाना है, इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो पंचशील प्रिंसिपल्स है जो गौतम बुद्ध ने जो है वो प्रमोट किए। देन उसके बाद 8 फोल्ड पाथ, कि ये जो पंचशील प्रिंसिपल, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ या फिर 4 नोबल ट्रूथ, इन सबको अचीव करने का जो तरीका है वो है 8 फोल्ड पाथ। कि अगर आप ये 8 फोल्ड पाथ, जिसमें हम राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन और राइट अंडरस्टैंडिंग, इनकी बात करते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, निर्वाण यानी कि साल्वेशन जो है वो अटेन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज 8 प्रिंसिपल्स। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल यही है कि राइट विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, राइट होना चाहिए। आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसमें लव और कंपैशन होना चाहिए। राइट स्पीच, हमें जो है वो गलत नहीं बोलना है, हमें ऐसा नहीं बोलना है जिससे दूसरों को हर्ट हो। राइट इंटीग्रेटेड एक्शन, यानी कि हमें हमारे जो एक्शंस होने चाहिए वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए। हमारा बिहेवियर जो है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें हमें वायलेंस जो है वो कमिट नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है, करप्शन को नहीं फॉलो करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, ये याद रखना। राइट लाइवलीहुड, हमारा जो पैसा कमाने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ में हमारे एफर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये भी जो है वो 8 फोल्ड पाथ में आता है। और उसके बाद पूरी अवेयरनेस के साथ जो है वो हमें जो है फुल कंसिड्रेशन और मेडिटेशन भी जो है वो करनी चाहिए। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट, जो ये सब अचीव करके जो फाइनल 8 फोल्ड पाथ है, इसको फॉलो करके जो फाइनल टारगेट था वो था साल्वेशन, यानी कि निर्वाण को जो है वो अटेन करना। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।